ऐसा है हमारा उत्तर प्रदेश। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने में प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक मजबूत और सक्रिय प्रतिपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। अब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री माता प्रसाद पांडे जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी श्री ओम बिरला जी एवं राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश नारायण सिंह जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी तथा देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सम्मानीय पीठासीन अधिकारीगण एवं सचिवगण, माननीय मंत्रीगण तथा इस गरिमामयी सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरव सौभाग्य का विषय है कि आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना से उत्तर पूर्व राजधानी लखनऊ में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ केवल नगर नहीं, यह संवाद की परंपरा, सह-अस्तित्व की संस्कृति और संतुलन की राजनीति का जीवंत प्रतीक रहा है। ये वही भूमि है जहाँ मतभेद, टकराव और कारण में नहीं बल्कि तहजीब, विवेक और विमर्श के माध्यम से व्यक्त होते रहे हैं और जहाँ सत्ता और समाज के बीच संवाद को सदैव सम्मानित मिला है। उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा से, इस प्रदेश से देश के लिए कई प्रधानमंत्री भी दिए हैं। 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के इस गरिमामय अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। यह सम्मेलन केवल नियमों, प्रक्रियाओं और संसदीय तकनीकों की चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के आत्मंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार का एक राष्ट्रीय मंच भी है। ये वो अवसर है जहाँ हम ठहर कर यहाँ सोचते हैं कि हमारी विधायिकाएं केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं न रहकर लोकतांत्रिक संस्कृति की संवाहक कैसे बने और सत्ता के मंच से लोक सेवा के मंदिर तक की यात्रा कैसे अधिक पवित्र बने। नेता प्रतिपक्ष रूप में आज मैं अत्यंत स्पष्टता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र केवल बहुमत की विजय का उत्सव नहीं है। लोकतंत्र संतुलन की सतत साधना है। लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार का गठन नहीं, बल्कि शासन और समाज के बीच निरंतर संवाद, संस्थाओं के बीच संतुलन और विचारों के बीच सह-अस्तित्व की प्रक्रिया। लोकतंत्र की वास्तविक सुंदरता मौन में नहीं बल्कि प्रश्नों में, एकरूपता में नहीं बल्कि विविधता में, और प्रभुत्व में नहीं बल्कि सहभागिता में है। सत्ता पक्ष को शासन चलाने का जनादेश प्राप्त होता है, उसे नीति निर्धारण, संसाधनों के उपयोग, विकास की दिशा तय करने और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाता है। एक अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व है। सरकार का कर्तव्य है वो जनादेश का सम्मान करे, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे, संस्थानों की स्वच्छता की रक्षा करे, यह सुनिश्चित करे कि शासन का लाभ समाज के अंतिम पक्ष में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। एक सतत सत्ता पक्ष राष्ट्र को स्थिरता, निरंतरता और निर्णय की क्षमता प्रदान करता है। परंतु लोकतंत्र केवल सत्ता के संचालन के लिए नहीं चलता। प्रतिपक्ष को जनहित में प्रश्न उठाने, नीतियों की समीक्षा करने, शासन की दिशा पर निगरानी रखने और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई। प्रतिपक्ष केवल विरोध की संस्था नहीं है, यह विवेक की संस्था है। वो लोकतंत्र की स्मृति है जो सत्ता को याद दिलाती है कि संविधान सरकार से बड़ा है और नागरिक सत्ता से ऊपर। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो अनिवार्य स्तंभ भी नहीं बल्कि दो गतिशील शक्तियां हैं। वो लोकतंत्र के दो पग हैं, एक आगे बढ़ता है, दूसरा संतुलन बनाए रखता है। यदि आगे बढ़ने की गति हो
और संतुलन न हो तो लोकतंत्र की यात्रा दुर्घटना में बदल जाती है। और संतुलन को आगे बढ़ने की साहस न हो तो लोकतंत्र जड़ता का शिकार हो जाता है। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त सरकार और सजग प्रतिपक्ष दोनों का समान रूप से मजबूत होना आवश्यक है। यह सत्ता लोकतंत्र का शरीर है। जब पीठासीन अधिकारी सत्ता और विपक्ष दोनों को सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, जो नियमों के संरक्षक बनते हैं, न किसी पक्ष के, जब वो सदन को बहस का मंच बनाए रखते हैं, न किसी प्रदर्शन का, तभी संसद और विधानसभा में वास्तव में लोकतंत्र के मंदिर बनती है। एक परिपक्व लोकतंत्र में राजनीति विपक्ष बाधा नहीं बल्कि संतुलन का माध्यम होता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता लोकतंत्र के आभूषण होते हैं। वो व्यवस्था को चुनौती देकर उसे जड़ होने से बचाते हैं कि जब प्रतिद्वंदता सत्ता में बदल जाती है तब असहमत को, राष्ट्रद्रोह और आलोचना को अवरोध समझा जाने लगता है। तब संस्थाएं धीरे धीरे अपना आत्मा खोने लगती हैं। तब सदन विचार विमर्श के मंच के बजाय नारेबाजी का रंग बन जाता है। संवाद का स्थान शोर ले लेता, तर्क का स्थान आरोप और नीति का स्थान प्रचार। धीरे धीरे मानसिकता जन्म देती है। सत्ता से प्रश्न करना राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक भ्रम है। भयग्रस्त लोकतंत्र कभी सशक्त नहीं होता। भय में प्रश्न नहीं पनपते और जहाँ प्रश्न नहीं होते वहाँ सुधार नहीं होता। भय विविधता को बोझ मानता है, एकरूपता को सुरक्षा। पर राष्ट्र एकरूपता से नहीं बल्कि न्याय, विश्वास, संवाद और सहभागिता से मजबूत होते हैं। राष्ट्र तब शक्तिशाली बनते हैं जब नागरिक बोल सकें, असहमत हो सकें, फिर भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्ष में विपक्ष सरकार का तीखा आलोचक था, पर उसकी देशभक्त पर पश्चिम नहीं लगा जाता। नेहरू और अटल जी के संवाद संसद से लेकर संविधान सभा तक तीखे वैचारिक संघर्ष हुए, पर राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया गया। सदन में वाद विवाद होते थे, सरकार से असहज होती थी, मंत्री उत्तर देते थे, पर भाषा संवैधानिक मर्यादा में रहती थी। असहमत और राष्ट्र प्रेम का सहअस्तित्व हमारे लोकतंत्र की मौलिक पहचान था। संविधान सभा की भाषा इस संदर्भ में हमारे सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है। वहाँ मतभेद थे, आशंकाएं थी, पर एक साझा संकल्प था, एक ऐसे भारत का निर्माण जो केवल स्वतंत्र न हो बल्कि न्यायपूर्ण हो, केवल शक्तिशाली न हो बल्कि मानवीय हो। हमारा संविधान अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, असहमति अधिकार और राजनीतिक विपक्ष की वैधता को न केवल स्वीकार करता है, उन्हें लोकतंत्र का प्राण तत्व मानता है। ये एक आत्मा की नहीं बल्कि संवैधानिक निष्ठा की अपेक्षा करता है। इस युग में लोकतंत्र का भविष्य केवल संस्थाओं की मजबूती में नहीं बल्कि संस्थागत आचरण की सूचिता में नहीं है। केवल नियमों में नहीं बल्कि संस्कारों में नहीं है। केवल बहुमत में नहीं बल्कि मर्यादा में नहीं। अंत में मैं इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन सफल आयोजन के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय सभा के सभापति श्री हरिवंश नारायण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा आयोजक श्री सतीश महाना जी, सभी को तथा सभी पीठासीन अधिकारियों, सचिवों और देश की सभी राज्यों से पधारे प्रतिनिधियों पर हार्दिक आभार करता हूँ। इसके बाद में मैं अपने राज्यपाल महोदय को, परम आदरणीय राज्यपाल जी को मैं अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो हमारे विधानसभा की और गणतंत्र की, उत्तर प्रदेश की विधायी संस्थाओं की अध्यक्ष है। इसलिए उनको एक बार मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस बंधन से ऐसे विचार, ऐसे संकल्प और ऐसी परंपराएं जन्म लेगी जो भारतीय लोकतंत्र को अधिक गरिमामय, सहभागितापूर्ण, समावेशी और सशक्त बनाएगी। हमारे संसदीय लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं अलग से कहना चाहता हूँ, माननीय पीठासीन अधिकारी भी हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, गवर्नर साहब,
आज के लिए एक परंपरा चल गई है कि कार्यपालिका विधानसभा के कार्यों में जितना हमारे सदन को चलना चाहिए उसको न चलाकर कम दिनों में चलाती, जितना विधानसभा में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बजट पर चर्चा होनी, क्योंकि सदन का समय कम करने से चर्चा का अवसर हम खुद देते हैं। ये मैं आप सब पीठासीन अधिकारियों से और माननीय ओम बिरला जी से, गवर्नर साहब से, उपाध्यक्ष महोदय सबसे निवेदन करता हूँ, यह सुनिश्चित करें इस मंथन से कि विधानसभाओं की संचालन प्रक्रिया सतत रूप से लंबे समय तक चले, जितना नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महाना जी ने मुझे इसमें आमंत्रित किया, मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद महोदय। भारतीय उपमहाद्वीप में खिला हुआ लोकतंत्र का पुष्प आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। स्वयं को निखारने और परिपक्व बनाने की यात्रा निरंतर जारी है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के लखनऊ में चौथी बार आयोजित विद्वानों के सम्मेलन में अब मैं प्रख्यात पत्रकार एवं राजनेता तथा राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से अनुरोध करता हूं, कृपया इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय उपसभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाराज जी, माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, माननीय नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री माता प्रसाद पांडे जी, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षगण एवं विधान परिषदों के सभापति व अन्य पीठासीन अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, राज्यसभा एवं लोकसभा के महासचिवगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सचिवगण एवं अधिकारीगण, देश के अन्य राज्यों से आए विधानसभा एवं विधान परिषद के अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ऐतिहासिक शहर, तहजीब का पर्याय लखनऊ के AIPOC सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत। उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति की मिट्टी, आध्यात्म की पावन धरती, देश की राजनीतिक चेतना का भी वाहक। काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट और सारनाथ जैसी पावन जगहें, जो साहित्य आदरणीय महाना जी के सौजन्य सबको रात में पढ़ने को मिला, उसमें एक अच्छा स्लोगन देखा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इसलिए यहां सम्मेलन सार्थक व संदेश भरा। उद्घाटन अधिवेशन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने समय दिया, हृदय से उनका आभार। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन एवं अनुभव, शांत स्वभाव, दृढ़ विश्वास हम सब के लिए बड़ा प्रेरक और इंस्पायरिंग है। खासतौर पर जमीनी स्तर पर महिला नेताओं के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। AIPOC पीठासीन अधिकारियों के बीच जीवन संवाद का प्रभावी मंच है। हालांकि यह आयोजन वर्ष में एक बार होता है, फिर भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन में हाल के वर्षों में हमें विभिन्न विषयों पर मिलने एवं विचार विमर्श के अधिक अवसर मिल रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण संसदीय विषयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे PSC कमेटी का सम्मेलन, एस्टीमेट कमेटी का मुंबई में, महिला सशक्तिकरण का तिरुपति में, SC/ST कमेटी का भुवनेश्वर में, इसके अलावा इंडिया के अलग अलग, भारत के अलग अलग CPA रीजन के कॉन्फ्रेंसेज, खासकर नॉर्थ ईस्ट की रेगुलर मीटिंगें, संसद या विधानसभाओं का व्यवधान देखने वाले लोग जरूर कभी बाहर से यह काम भी संसद का जो निरंतरता है वह देखेंगे, मुझे यकीन है। लखनऊ के इस सम्मेलन में शानदार स्वागत और एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी के लिए विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार का हृदय से आभार। पिछले कुछ वर्षों से माननीय महाना जी को व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर मिला। हर सम्मेलन के दौरान महाना जी का उत्साह और विवेकपूर्ण विचार हमें और अधिक समृद्ध बनाता है।
आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में टेक्नोलॉजी के अधिक इस्तेमाल के अलावा अनेक इनोवेटिव प्रयोग हुए हैं। बहुत संक्षेप में 2-4 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिनसे हम सब प्रेरणा पा सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके द्वारा हाउस चलाने में कंसल्टेटिव मैकेनिज्म और कंसेंसस बिल्डिंग का प्रयास अनुकरणीय है। आप सदस्यों से अलग अलग समूहों में समय समय पर लगातार चर्चा और संवाद करते हैं। राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के सदस्यों से उनकी विशिष्ट समस्याओं के बारे में बात करते हैं और सुझाव लेते हैं। अपने अलग अलग प्रोफेशन से आए जो विधायक एक्सपर्टाइज लेकर आए हैं उनसे परामर्श करते हैं। उनके कैपेसिटी बिल्डिंग और कार्य क्षमता की वृद्धि के बारे में सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। माननीय सदस्यों से जुड़ी समस्याओं पर भी वो चर्चा करते हैं। इस विधानसभा में पहली बार 22 सितंबर 2022 को एक ऐसा सेशन आयोजित किया जिसमें सदन की कार्यवाही में केवल महिला सदस्यों ने भागीदारी की, जिसमें महिला सदस्यों ने ही अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर एक ही बैठक में लगभग 27 घंटे की निरंतर बहस और इसी तरह विधान परिषद में लगातार 27 घंटे बहस, ये सभी विधायी कदम अनुकरणीय हैं, प्रेरक हैं। समय के अनुरूप विधानसभा की नियमावली और बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरी दृष्टि में। आज के बदलते समय नई चुनौतियों और डिमांड्स के अनुरूप टेक्नोलॉजी के प्रयोग के संदर्भ में अब तक के संसदीय अनुभव को इनकॉर्पोरेट करना, उसको रीराइट कराना, उसको अधिक सरल, स्पष्ट और इजी बनाना, यह ऐतिहासिक काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका यह प्रयास आज के बदलते समय के अनुरूप है। हम सबके लिए उदाहरण है कि हम भी अपने अपने विधानमंडलों में इस पर गंभीर रूप से प्रयास करें। कहना चाहूंगा कि अपार ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद उत्तर प्रदेश बहुत वर्षों तक, दशकों तक बीमारू राज्य के रूप में जाना गया। सुविधाओं का अभाव, निवेशकों की नजर थी ही नहीं इस राज्य में। आज उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर देखता हूं। यह प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सफल नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य की जीडीपी में एक दशक से भी कम समय में 2.2 गुना वृद्धि हुई। पर कैपिटा इनकम 16-17 में 54,000 से बढ़कर 24-25 में 1,08,000 से ऊपर। प्रदेश का निर्यात विगत 8 वर्षों में 1 लाख करोड़ बढ़ा है। प्रदेश का कुल बजट पिछले 8 वर्षों में 4.8 लाख करोड़ की वृद्धि। नीति आयोग इन्हीं कारणों के आधार पर उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की आज संज्ञा देता है। कभी समस्या प्रदेश माना जाता था शास्त्रियों की निगाह में, आज यह अवसरों के प्रदेश के रूप में तब्दील हो रहा है। यह राज्य भारत का ग्रोथ इंजन उभर रहा है और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। हमें विश्वास है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश की इस विकास और विधानसभा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम याद करें, आज जहां हम बैठे वो विधानसभा प्रेरणापूर्ण है। इस विधानसभा ने 4 भारत रत्न दिए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और चौधरी चरण सिंह। इसी विधानसभा ने देश को पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी के रूप में दिया। साहित्य वाचस्पति, स्वाधीनता सेनानी, राष्ट्रवादी शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री चुना। इसी सदन ने तपस्वी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 2 बार अध्यक्ष चुना। पहले अध्यक्ष वही थे 1936 में, फिर 1946 में। यही आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति रहे। संविधान लागू होने के पहले इसी असेंबली ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार बिल 1949 और यूपी एग्रीकल्चर टेनेंसी बिल 1949, एक्विजिशन ऑफ प्रिविलेजेस जैसे भूमि सुधार और कृषि सुधार के क्रांतिकारी बिल पास किए संविधान बनने और लागू होने के पहले। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की यह सदन इतिहास को जीता है, जीवंत है, ऊर्जा देता है। इसी ऐतिहासिक भवन में हो रहे AIPOC के सम्मेलन के चर्चा के लिए 3 महत्वपूर्ण विषयों का चयन करने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा का पुनः आभार। वे विषय हमारे भविष्य, हमारी जरूरतों के और हमारी बनने वाले इतिहास से जुड़े हैं। विधायिकाओं में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग का विषय अत्यंत ही सामयिक है। पिछले ही सप्ताह आदरणीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में भारत ने 28वें CSPOC सम्मेलन की संसद में सफल मेजबानी की, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी रही। इस कॉन्फ्रेंस में भी AI एक प्रमुख विमर्श का विषय रहा। माननीय सदस्य, भारत आज अपनी विकास यात्रा के बड़े ही महत्वपूर्ण चरण में। आज दुनिया की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल वातावरण जो है, आप सब जानते हैं, अत्यंत चुनौतीपूर्ण।
बावजूद इन चैलेंजेस के आज दुनिया में भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 47 के विकसित राष्ट्र बनने के विजन को साकार करने के लिए हमें और अधिक सुधारों और अधिक सक्रिय और दूरदर्शी शासन की आवश्यकता होगी। इस दिशा में केंद्रीय सरकार की भूमिका के साथ साथ राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधार और शासन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होंगे। इनमें विधायिकाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हम लेजिस्लेटिव बॉडी को भी फ्यूचरिस्टिक इन आउटलुक, डायनेमिक इन नेचर कैसे बना सके, यह हमारे सामने चुनौती है। इसमें विलंब की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। अंत में माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का एवं इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उप सभापति महोदय। भद्रजनों, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भारत गणराज्य के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का एक ऐसा विलक्षण मंच है जो प्रभावी लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अब वह अवसर आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। देवी और सज्जनों, कृपया करतल ध्वनि के साथ सम्मेलन के सभापति एवं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जी, राज्यसभा में उप सभापति डॉक्टर हरवंश जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर माविंदर सिंह जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता जो पूर्व के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, माता प्रसाद पांडे जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की ये धरती आध्यात्मिक संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक चेतना की धरती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश और बड़े से बड़े देश की आबादी नहीं, उतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो आजादी के आंदोलन के प्रथम नायक के रूप में भी रहा। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, सांस्कृतिक चेतना भी है और यहां से नई राजनीतिक ऊर्जा भी मिलती है। और इसी पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हम सब अलग अलग राज्यों के विधानमंडल के संरक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है विधानमंडलों की विशेषणत्व की, गरिमा की, प्रभावशालीता की। इसलिए सम्मेलन जिस धरती पर हो रहा है, हम नई ऊर्जा लेकर जाएं। आने वाले समय में हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य
उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा बढ़े, इसके लिए हम 2 दिन तक यहां पर चर्चा करेंगे। 2015 में इसी विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, संवाद हुई थी कि राज्य की विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, उनको पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए, विधानसभा की कार्रवाइयां, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्रवाई जनता की पहुंच तक पहुंचे और लोगों का विश्वास, भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर बढ़े। आज हम 2026 में जब यहां पर बैठे हैं, जब देश की सभी राज्य की विधानमंडल पेपरलेस हो चुके हैं, सभी विधानमंडलों की कार्रवाई की सीधा प्रसारण होता है और नए इनोवेशन के साथ विधानसभाओं की प्रभावी कार्रवाई जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को डिजिटलीकरण भी कर दिया है। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हमें मिलकर समाधान करनी पड़ेगी। हम किस तरीके से राज्य की विधानसभाओं को जनता की विशेषता, प्रामाणिकता बनाएं, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विधानमंडल के अध्यक्षों की भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। हम अलग अलग राजनीतिक दल से जीत कर आते हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन जब चुनकर आते हैं तो जनता की अपेक्षा होती है कि हम सदन में उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कठिनाइयां सदन में रखें और सदन की विशेषता होती है कि जो बातें सदन में रखी है, जो अंतिम व्यक्ति बैठा है जिसका एक मत भी निर्णायक होता है, उसी तरीके से उस एक व्यक्ति की आवाज जो विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि रखता है, उसकी बात शासन तक पहुंचे और इस शासन के अंदर जो बात पहुंचे उसका परिणाम निकले। और इसी दृष्टि से लोकतंत्र के अंदर हमारी संवैधानिक संस्थाएं जहां कानून बनाने का काम करती है, नीतियों पर विचार करती है, राज्य की विधानसभा, देश की विधानसभा देश और राज्य के मुद्दों पर चर्चा करती है। हम सब आज गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं और हमने लोकतंत्र की इसी परंपराओं को चर्चा, संवाद से देश के अंदर एक श्रेष्ठ परंपरा डालकर दुनिया को यह बता दिया है कि संसदीय लोकतंत्र ही लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपरा पद्धति है। और आज दुनिया में भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का संकल्प, इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं।
मुझे खुशी है इसी राज्य की विधानसभा में उत्तर प्रदेश विकसित विजन के अंदर लगातार 28 घंटे बैठकर जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की, संवाद की, अपने अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे, किस तरीके से हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 में किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित बनाना चाहते हैं। जब विकास के अंदर, चुनौतियों के अंदर, कठिनाइयों में सबके विचार, दृष्टिकोण आते हैं, उसमें नए इनोवेशन आते हैं, तो एक साझा नीति भी बनती है, कार्यक्रम भी बनते हैं, योजनाएं बनती है, और उस साझे प्रयासों से बनी हुई नीति योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभाओं में जहां सकारात्मक चर्चा होती है वहां असहमति भी होती है। सहमति, असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है। जब सब विचारों का दृष्टिकोण आएगा, सबका मत आएगा, तभी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक से स्थापित कर पाएंगे। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी हम जो 2 दिन तक चर्चा, संवाद करते हैं, इन संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े, इसके लिए समय समय पर 100 वर्ष का हमारा इतिहास है, और 100 वर्ष के इतिहास में हमने इन्हीं विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से चर्चा कर कर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोगों में विश्वास, भरोसा बढ़े, इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। संसद में परिवर्तन किए, विधानसभाओं में परिवर्तन किए। हमने संसद के अंदर स्थायी समितियां बनाने का निर्णय हमारे पीठासीन अधिकारियों में किया। संसद टीवी और संसद की कार्रवाई लाइव हो, उसका भी हमारी पीठासीन अधिकारियों ने किया। अधिकतम राज्यों को और केंद्र को जोड़कर विधानसभा और संसद के नियम प्रक्रियाओं, जिससे माननीय जनप्रतिनिधियों को नियम प्रक्रियाओं के संवैधानिक अधिकार मिलकर वो अपनी बात को सदन में रख सके, इसकी नियम प्रक्रिया बनाई। हमें संविधान के अंतर्गत ही हमने राज्य की विधानसभा पीठासीन अधिकारियों में चर्चा कर संविधान की मर्यादाओं में रहकर हमने विधान के कई नियमों में परिवर्तन किया। आज ये परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला है, और इसीलिए जब 2 दिन तक हम बैठते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इन संस्थाओं के प्रति एक आम जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े। अभी CSPOC कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर का सम्मेलन हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने विचार व्यक्त किए, भारत की विविधताएं, भारत के राजनीतिक दल, भारत की एक विधानसभा के मतदाताओं की संख्या, लोकसभा के मतदाताओं की संख्या, और किस तरीके से हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित कर उस समय आजादी के बाद की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाया, तो दुनिया भर के कॉमनवेल्थ के स्पीकरों ने यह माना कि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शन का काम कर सकती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कर सकता है। क्योंकि हम
आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। हम आजादी के पहले भी हमारे हर परंपरा के अंदर हमारे कार्य पद्धति, हमारी कार्य संस्कृति लोकतंत्र की रही है। इसलिए जब जब भी देश के विकास की बात आती है, इसी लोकतंत्र की श्रेष्ठ संस्कृति के कारण हम सामूहिक एक साथ मिलकर कई विषयों पर एक साथ राज्य की विधानसभा भी चलती है, संसद भी चलती है। और हम और प्रयास करेंगे, आप सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आएंगे, अमूल्य दृष्टिकोण आएंगे, हम विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करें। विधानसभा के पिटीशन अधिकारी के रूप में हमारी भूमिका न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिले, सबको अपनी भावनाएं, अपने क्षेत्र की चुनौतियों, कठिनाइयों को बोलने की पूर्ण समय मिले, ये भी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये भी चर्चा करते हैं कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने कई बार चर्चा की है कि राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को एक निश्चित समय तो चलना ही चाहिए, ये हमारा हमेशा मत रहा है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो लोकतंत्र के अंदर जितना सदन चलेगा उतनी अच्छी चर्चा होगी। और इस सदन के उदाहरण है कि विकास के लिए 36 घंटे तक एसडीजी गोल पर इसी राज्य की विधानसभाओं में माननीय सदस्यों ने लगातार बैठकर हम दुनिया के विकास के एजेंडे में एसडीजी गोल में राज्य भी और देश भी अग्रिम पंक्ति पर आए, इसके लिए सामूहिक दृष्टिकोण से हमने चर्चा की है। और जब सामूहिक दृष्टिकोण आता है तो निश्चित रूप से सरकार को भी जानकारी आती है। ये सदन ही है, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे संसद हो, जहां पर राज्य के अंदर हर व्यक्ति का मत विचार आता है, सारे राज्य की कठिनाइयां, चुनौतियां, अपेक्षाएं आती है। ये सदन ही है जहां पर सामूहिक सबके मत आते हैं। इसलिए हम और प्रयास करेंगे कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो हमने सीएसपीओसी के अंदर इस संकल्प के साथ निकले हैं कि हमारी भूमिका न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, निर्वाध हो, हम किसी भी राजनीतिक दल से चुनकर आए, जब लेकिन पीठासीन अधिकारी पर बैठे हैं तो हमें न्यायपूर्ण होते दिखना भी चाहिए और न्यायपूर्ण करना भी चाहिए, क्योंकि देश हमें देखता है, राज्य की जनता हमें देखती है। और इसीलिए इस पीठासीन अधिकारी के 2 दिन के सम्मेलन में सभी पीठासीन अधिकारियों के विचार विमर्श से एक नए फैसले लेंगे, नई रणनीति कहेंगे। ये धरती आध्यात्मिक राजनीतिक चेतना की ऊर्जा की धरती है। 2 दिन तक सबके जो विचार आएंगे, उस नए संकल्प के साथ इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ जवाबदेही संस्था बनाएंगे, ताकि यहां पर हर बात जो उठती है उसका सकारात्मक परिणाम निकले। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर विशेष रूप से सतीश महाना जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के व्यापक दृष्टिकोण के विषय रखे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की बधाई भी भेजी और मार्गदर्शन भी भेजा कि मैं किस दिशा की ओर काम करना है। और आप सब यहां पर आए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी के मार्गदर्शन में विधानसभा में अनेक ऐतिहासिक एवं नवोन्मेषी कार्य संपन्न हुए हैं। उसी क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे एवं विधानसभा सचिवालय की उनकी टीम द्वारा कौल एवं शकधर की तर्ज पर लिखित पुस्तक
उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। अब मैं अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से एवं मंचासीन अतिथियों से कृपया इस नव प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट करें। In the guidance of Honorable Speaker UP Vidhan Sabha, Shri Satish Mahana ji, Shri Pradeep Dubey, Principal Secretary of Vidhan Sabha and his team has published a book, UP Vidhan Sabha की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया. The book has been written on the lines of Kaul and Shakdhar. For the first time, such work has been done in any state legislature, and truly it will set a trend for other states to follow. बहुत धन्यवाद महानुभावों। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य गुजरात विधानसभा की नेता सदन के रूप में गौरवशाली संसदीय परंपरा की संवाहक रही और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल का पद सुशोभित कर रही आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी विराजमान हैं। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश को सशक्त नेतृत्व देने वाली माननीय राज्यपाल महोदया से मैं अत्यंत आदर के साथ आग्रह करता हूं कि कृपया सभा को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, माननीय सभापति विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, उपस्थित माननीय विधायक एवं समस्त महानुभाव, देवी और सचिव, अखिल भारतीय सहसेवा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की लागणी हो रही है। मैं इस मंच पर आसीन सभी महानुभावों, देश के विभिन्न प्रदेशों से पधारे विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, सम्मानित गणमान्य अतिथियों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और आत्मिक संतोष का विषय है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक चेतना से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है। यह सम्मेलन भारतीय संसदीय परंपराओं की शुद्धता, मर्यादा और निरंतरता का जीवंत उत्सव है। लखनऊ जहाँ की फिजाओं में तहजीब की खुशबू है, जहाँ इतिहास पन्ने संस्कृति संवाद करते हैं, आज लोकतंत्र के मंथन का साक्षी बन रहा है। यही धरती है जिसने संवाद, समन्वय और सहमति की परंपरा को सदैव संजोया है। ऐसे पावन परिवेश में यह सम्मेलन संसदीय आचरण की गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प सिद्ध करता है। पीठासीन अधिकारी सदन के संचालनकर्ता के साथ साथ लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक होते, उनकी निष्पक्षता, मर्यादा और विवेकी सदन को जन आकांक्षाओं का सशक्त मंच बनाती। यह सम्मेलन महानुभावों के आदान प्रदान, श्रेष्ठ परंपराओं के संरक्षण और नवाचारों के सृजन का सेतु बने, यही मेरी कामना है। संसदीय लोकतंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका सदैव विशिष्ट, प्रेरक और मार्गदर्शक रही। यह प्रदेश भारतीय संस्कृति, दर्शन और लोकतांत्रिक चेतना का जीवंत केंद्र है। प्राचीन इतिहास में जिसे मध्य देश कहा गया, वही उत्तर प्रदेश वैदिक संस्कृति, शोध और बोध की पुण्य भूमि के रूप में युगों युगों से मानवता को दिशा देता रहा है। यह वह धरती है जहां अनेक महान ऋषियों और दार्शनिकों ने तप, चिंतन और साधना के माध्यम से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की है।
गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि आत्मशुद्धि और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। यही विश्व का सबसे विशाल मानवीय समागम कुंभ मेला आयोजित होता है, जहाँ अध्यात्म और मानवता का एकाकार हो जाता है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी हमें आदर्श, कर्तव्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। वाराणसी विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काल और संस्कृति की अविच्छिन्न धाराओं को निरंतर प्रवाहित करती है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि प्रेम, करुणा और कर्मयोग का संदेश देती है। इन सबके अतिरिक्त असंख्य तीर्थ स्थल और अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश की उस विशिष्ट पहचान को रेखांकित करते हैं जिसने भारतीय आत्मा को आकार दिया है। प्रातिनिधिक संस्थाओं के रूप में विधानमंडल का स्थान नैतिक और पवित्र भी माना गया है। यह वह मंच है जहां जन आकांक्षाओं को शब्द पाती है और लोकहित नीतियों का स्वरूप लेता है। सदन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है, उसका सकारात्मक, रचनात्मक और लोक कल्याणकारी उपयोगी संसदीय गरिमा की सच्ची कसौटी है। सदन की सार्थकता केवल बहसों की संख्या से नहीं होती है, बल्कि सदस्य के लोक कल्याण के प्रति दृष्टिकोण और उन विषयों पर होने वाली गंभीर, तथ्यपूर्ण एवं समाधान पर चर्चा से तय होती है। हमारी संसदीय संस्थाओं का दायित्व है कि वे आम जन की अपेक्षाओं, पीड़ाओं और आशाओं को केंद्र में रखें और नीति निर्माण की प्रक्रिया में संवेदनशीलता को अपना पथ प्रदर्शक बनाए। यदि विधानमंडल जन भावनाओं का सम्मान करे और संवाद को समाधान में परिवर्तित करे, तभी संसदीय लोकतंत्र सशक्त, जीवंत और विश्वास योग्य बन सकता है। यही हमारे लोकतांत्रिक कर्तव्य की सार्थक अभिव्यक्ति भी है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आशा व्यक्त करती हूँ कि हम सभी मिलकर संसदीय मर्यादा, लोक कल्याण और जन संवेदनशीलता की इस महान परंपरा को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हम सभी भली भांति अवगत हैं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन वर्ष 1921 से निरंतर देश के विधायी सदनों और उनके माननीय सदस्यों के मध्य परस्पर समझ, सहयोग और संवाद की सुदृढ़ सेतु भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। यह सम्मेलन केवल औपचारिक विमर्श का मंच नहीं है, बल्कि संसदीय परंपराओं की आत्मा को सहेजने वाला वह दीप स्तंभ है जो विधायी आचरण को दिशा देता है और लोकतंत्र को लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के सम्मेलन हमारी संसदीय परंपराओं और प्रक्रिया को समझने, उनमें आवश्यक एकरूपता लाने तथा उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। भारत विविध विचारधाराओं की पुण्यभूमि है। यह वैचारिक विविधता संसदीय कार्यों में परिलक्षित होती है, किंतु यह टकराव नहीं होना चाहिए, समन्वय की आवश्यकता है। हमारे यहाँ विचारों की अनेकता है, पर उस अनेकता में भी एकता का सूत्र गहराई से पिरोया हुआ। हम सबका साझा लक्ष्य एक शक्तिशाली, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है तथा हमारी संवादित संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संसदीय परंपराओं के प्रति हमारी अटूट निष्ठा ही वह आधार है जिसने भारत को विश्व पटल पर एक प्रतिष्ठित लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। विचारशील लोकतंत्र की अपनी चुनौतियां होती हैं। प्रत्येक देश ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र को आकार दिया है। राज्यपाल के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मैं अनुभव करती हूँ कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान पीठासीन अधिकारियों के समक्ष एक गंभीर और जटिल चुनौती के रूप में उभरता है। इन व्यवधानों के कारण अनेक महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े विषयों पर समुचित चर्चा नहीं हो पाती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास क्षीण होता जा रहा है।
जब संवाद बाधित होता है तब समाधान की राह भी संकीर्ण हो जाती है और परिणाम स्वरूप संसदीय लोकतंत्र की प्रगति अवरुद्ध होने लगती है। अतः ये हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि हम इस समस्या का गंभीरतापूर्वक चिंतन करें, सार्थक संवाद माध्यम से समाधान खोजें और सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करें। हम विचारों की भिन्नता को बाधा नहीं बल्कि शक्ति बनाए, असहमति को अवरोध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सौंदर्य के रूप में स्वीकार करें और संसदीय मर्यादा, अनुशासन तथा लोकहित को अपने प्रत्येक निर्णय का केंद्र बनाए। माननीय अध्यक्ष जी श्री सतीश महाना जी के दूरदर्शी निर्देशन में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक अनुशासन और संसदीय गरिमा का जीवन पथ प्रदर्शक। इस महत्वपूर्ण प्रकाशन हेतु मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को हृदय से बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक जनप्रतिनिधियों को व्यवहारिक दिशा और वैचारिक स्पष्टता प्रदान करेगी तथा इसके अध्ययन से वे अपने संसदीय दायित्व का अधिक प्रभावी और गरिमामय निर्वहन कर सकेंगे। लोकतंत्र का स्वरूप समय के साथ निरंतर विस्तार ग्रहण कर रहा है। भारत जैसे विकासशील और जीवंत लोकतंत्र में नवीन संसदीय परंपराओं का क्रमिक विकास हमारी लोकतांत्रिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति। आज विधायी संस्थाएं अपनी परंपरागत भूमिकाओं से आगे बढ़कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहभाग निभा रही है। परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी अधिक व्यापक, बहुमुखी और उत्तरदायित्वपूर्ण होती जा रही है। जहाँ अवसरों का विस्तार हुआ है वही चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के गहन, संतुलित और सार्थक विचार विमर्श होगा। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर आयोजित सम्मेलन संसदीय प्रणाली को और अधिक सशक्त, संवेदनशील और प्रभावी बनाएगा तथा भारत के संसदीय इतिहास में एक नवीन, प्रेरणादायी और दूरगामी आयाम जोड़ेगा। इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से भारत ने ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और एक रूप संसदीय प्रक्रियाओं की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में इन सम्मेलनों का आयोजन न केवल संसदीय अनुभव के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है बल्कि एकात्मता और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी सुदृढ़ करता है। इन सम्मेलनों ने भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में एक ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका निभाई। सीमित विषय वस्तु और समन्वय के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ यह सम्मेलन आज सुदृढ़, स्वस्थ और मर्यादित लोकतांत्रिक परंपराओं तथा संसदीय प्रथाओं की स्थापना का सशक्त माध्यम बन चुका है। भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन ने आज एक स्थायी पहचान अर्जित कर ली है और देश की संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम न केवल समस्याओं को कम करने के उपाय खोजते हैं बल्कि एक ऐसी आपसी समझ और अलिखित सहमति का भी विकास करते हैं जो संसदीय कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी, मर्यादित और परिणाम वाली बनाती है। यही साझा समझ हमारे संसदीय प्रदर्शन और कार्य मानकों को निरंतर उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए हम सब मिलकर इस महान परंपरा को और अधिक सशक्त बनाएं ताकि हमारा संसदीय लोकतंत्र न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विश्वास, संवाद और विकास का सुदृढ़ आधार है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, समावेशी और जन उन्मुखी बना की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे अध्यक्ष ने कहा संसद, विधानसभा
की समय मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। 4 दिन 5 दिन के 10 दिन चलने वाली विधानसभा में अवसर ही नहीं मिलता है विधायकों को बोलने का, अपनी बातें रखने का। और जब हमारे अध्यक्ष ही कहते हैं कि ये काम करो तो हमें करना ही चाहिए। और मेरी अपेक्षा है कि 2-3 दिन चलने वाला जो सत्र, इसमें वो निर्णय किया जाएगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा हमारे मुख्यमंत्री पर है और मैं उनका सम्मान करती हूँ, आप सबका भी सम्मान करती हूँ। आप उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हो, पावन नगरी है, इसमें आपका स्वागत भी करती हूँ राज्यपाल के रूप में। धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Governor Ma'am. Now we are heading towards end of the inaugural session of All India Presiding Officers Conference. Very humbly, I request the Honorable Chairman, Uttar Pradesh Legislative Council, respected Kunwar Manveen Singh Ji, to please deliver vote of thanks. Honorable Chairman, sir. और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी से अनुरोध। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर सदन में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पावन धरती पर पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश, समस्त राज्यों से पधारे विधान परिषद के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं सम्मानित पदाधिकारी एवं सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं सभी विधायकगण, सर्वप्रथम मैं इस गरिमामयी मंच से आप सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम सभी सनातन धर्म एवं संस्कृति की ध्वजवाहक पुण्य भूमि, विविधता में एकता की संवाहक नगरी लखनऊ में एक ऐसे कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका उद्देश्य केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, संस्थागत सुदृढ़ता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करना है। प्राचीन काल में आर्यावर्त, मध्य देश, ब्रह्मर्ष देश जैसे नामों से विभूषित उत्तर प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ में ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन होना सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े ही गर्व एवं हर्ष का विषय है। उत्तर प्रदेश अपने समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत, सांस्कृतिक महत्व और कला के लिए विख्यात है तथा सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण है। यह भूमि केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं की दृष्टि से भी सदैव अग्रणी रही है। उत्तर प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैचारिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना की दृष्टि से भी भारत का मार्गदर्शक राज्य रहा है। यहीं से भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण के कर्मयोग की शिक्षा, गौतम बुद्ध की करुणा और कबीर तुलसी की समन्वयकारी विचारधारा ने समय समय पर राष्ट्र को दिशा दी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक उत्तर प्रदेश की धरती ने देश को असंख्य नेतृत्वकर्ता, चिंतक और जननायक प्रदान किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 9 ऐसे राजनीतिज्ञ दिए जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में भारत का नेतृत्व किया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन, कानून व्यवस्था, अधोसंरचना, विकास, डिजिटल प्रशासन तथा निवेश के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सुदृढ़ कर रहा है। ऐसे प्रगतिशील और ऐतिहासिक राज्य में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हम सभी के लिए विशेष अर्थ और प्रेरणा देता है। भारत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश आस्था और श्रद्धा का संगम स्थल है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान होने वाले विचार विमर्श, संवाद और निष्कर्ष
न केवल हमारे अपने संस्थानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे बल्कि देश की संसदीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के अवसर पर सम्मेलन में पधार कर सहभागिता प्रदान की, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं सभी राज्यों से पधारे प्रमुख सचिव विधानमंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रेस एवं मीडिया के साथियों को भी सम्मेलन के सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सभी माननीय उपस्थित हमारे सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी की हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने माननीय मंत्रीगण, माननीय डेलीगेट्स को और सचिवों को वहाँ पे राजभवन में बुलाया, माननीय सांसद जी लोगों को और बाकी विधायक जी लोगों को मैंने बुलाया यहाँ पर विधानसभा में। तो सब लोग वहाँ लाइट एंड साउंड शो के बाद सभी सम्मानित विधायक लोग मेरे साथ भोजन करेंगे। गवर्नर साहब के यहाँ जो आमंत्रित हैं, गवर्नर मैडम के यहाँ से रुक जाएंगे। इसके बाद हम सब लोग लाइट एंड साउंड शो के लिए चलेंगे। आज प्रकाश कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की। सभी लोग अपने नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे थे लखनऊ से सीधा प्रसारण 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का। 19 से 21 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पारदर्शी, प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग, कार्यकुशलता बढ़ाने एवं लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने हेतु विधायकों की क्षमता का निर्माण और जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने उद्घाटन सत्र भाषण में कहा कि संसद में चर्चा होगी, संवाद होगा तो जन कल्याणकारी कामों का और बेहतर ढंग से उपयोग हो पाएगा। संवाद से ही सदन चलता है। जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण अवसर है, ये महत्वपूर्ण मौका है। संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधानसभा की प्रक्रिया है, उस पर चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष इस मौके पर सतीश महाना भी उपस्थित थे। और लखनऊ में जो 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जो संबंधित मुद्दे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे उठाए गए हैं इस संबोधन में अलग अलग वक्ताओं ने, उनके क्या मायने हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आदिति टंडन जी से। आदिति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदिति जी संसद टीवी पर। जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस सम्मेलन में कहा है कि यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर निभाने में मार्गदर्शन देता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ती है। मनोज जी, जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है, देश भर के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी 3 दिन तक वहां पर चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, जो प्रक्रिया है संसद की, विधानसभाओं की। इस सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है लोकतंत्र की आत्मा संसद, विधानसभा और विधान परिषद में है। अगर संसद में बहस नहीं हुई या जो सदन जिसको हम विधान परिषद, तो फिर आप लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चला नहीं पाएंगे। आपको ध्यान में होगा कि एक समय ऐसा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जी जालियांवाला बाग कांड के बाद जो अंग्रेजों के ज़माने में संसद था, उसमें घंटों लगातार भाषण किया और उनका भाषण सुना गया।
आज ये स्थिति है कि जब देश के बजट की चर्चा होती है और बड़े बड़े राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में या राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभाओं में चर्चा होती है तो सुनने के लिए विपक्ष नहीं नदारत रहता है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि विरोध हो, बहस हो और एक दूसरे की बातों, अपने तर्क के आधार पर एक दूसरे को अपनी बात समझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये लोकतंत्र में कतई नहीं हो सकता कि आप किसी की बात सुने ही नहीं। जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, मेरा मानना यह है कि जैसे एक शुरू से व्यवस्था दी गई थी उसको बहुत लागू नहीं किया गया कि जो सदन है, बड़ा सदन प्रदेश का, वो 90 दिन कम से कम साल में चले और छोटा 7 दिन चले। ऐसा होता नहीं। और लोकसभा 120 दिन चले, मतलब देश की संसद जी, ऐसा होता नहीं। और होता भी है तो वो चलने नहीं दिया जाता, मतलब मुद्दे के बजाय केवल ये मुद्दा बना दिया जाता है कि हम चलने नहीं देंगे। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। दूसरा, आप चुन के जो इस देश के 150 करोड़ लोग हैं, करीब अब 150 करोड़ लोग हैं, उनके आप जनप्रतिनिधि हैं जो विभिन्न आप सदनों में आप उनके प्रतिनिधि बन के जाते हैं। आप अगर उनकी बात वहाँ कहेंगे नहीं, चूँकि संपर्क तो आपसे जनप्रतिनिधियों से पब्लिक का संपर्क है, वो आपकी बात वहाँ उठाएंगे सदन में। अगर वो आपकी बात सदन में नहीं कह पाएंगे और उस पर फिर सरकार या बाकी लोगों को अगर नहीं कहा जाएगा और वो जवाबदेही नहीं तय की जाए तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने जो यहाँ उद्घाटन भाषण में ये बात कही है कि भाई संवाद ही जो सदन की आत्मा है और उसको हम लोग बचाए रखें, बनाए रखें, बेहतर संवाद हो, स्तरीय हो, लोग तैयारी से आवें, सदस्यों का प्रशिक्षण हो। जैसे आज पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 3 दिन का चल रहा है, उसी तरह से राज्य में भी, विधानसभा संसद में भी वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। इसको और बेहतर तरीके से चलाया जाए और पुरानी पीढ़ी से नए पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र कराया जाए कि सदन में कैसे चर्चा हो, कैसे मुद्दे उठाए जाए। जी बिल्कुल। आदित्य टंडन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि बेहद एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो उठाया है वो है कि विधानसभाओं में जो विधायिका हैं, जो विधानसभा है, विधानमंडल हैं, उनमें मुद्दों पे चर्चा हो, संवाद हो, ताकि जनता के मुद्दों पर एक सकारात्मक चर्चा हो सके और सरकार उसकी चर्चा के आधार पर दिशा तय कर सके। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण विषय है, ना सिर्फ भारत की संसद के लिए बल्कि जो विधान परिषद, विधानमंडलों के लिए स्टेट के लेवल पर भी, वो यही है कि कैसे एक सुचारू रूप से असेंबलीज को और हाउसेस को चलाया जाए ताकि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, मनोज जी, उनको भरपूर वक्त मिल सके अपने लोगों की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बातों को देश के सामने रखने का, उनका एक समाधान पाने के लिए। हमने बार बार देखा है कि जब जब भारत की संसद का सत्र बुलाया जाता है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, जो कस्टमरी रिमार्क्स वो देते हैं संसद सत्र के शुरुआत में, वो हमेशा एक ही बात कह रहे होते हैं कि एक जो डिसरप्शन होती है, जो इतना सारा चलने नहीं दिया जाता सुचारू रूप से संसद को, और यही स्थिति बहुत सारे विधानसभाओं में भी आजकल देखी जाती है स्टेट लेवल पे, कि ऑपोजिशन और सरकार में इतनी तनातनी रहती है कि वो संसद की गरिमा को निभाने में एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। उसकी कोई भी वजह रह सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स का, खासकर कि फ्लोर के जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हों, बाकी पार्टीज के हैं या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन सबकी एक मिली जुले प्रयास से ये सुचारू रूप से संसद और विधानसभाओं को चलाने का जरिया बनना जरूरी है। क्योंकि हम संसद दर संसद सत्र देख रहे हैं और यही स्टेट्स में देख रहे हैं कि डिसरप्शन आम होती जा रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज होती जा रही है। जहां अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए थे, जो पीठासीन अधिकारियों ने इतने इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी हुई हैं पास्ट में
माननीय सांसदों और स्टेट्स में जो MLAs होते हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कि वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे हाउस में, जी उनको दरकिनार करके, और कभी प्ले कार्ड्स लेके आ जाना हाउस में, कभी पोस्टर्स लेके आ जाना, कभी अजीबोगरीब पोशाक पहन के आ जाना। अभी पिछले हमने पार्लियामेंट सत्र में देखा कि बैग्स लटका के आ रहे हैं माननीय सांसद, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स उस पर लिख के। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी अपनी जगह पर इतने हेल्पलेस नजर आते हैं कि वो कितना किसी को कह सकते हैं, क्योंकि ये सब माननीय सदस्य इलेक्शन लड़के आते हैं, देश के इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनती जा रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो चर्चा होगी 3 दिन में, होपफुली इनमें से कोई ना कोई ऐसा कंसेंसस निकले कि सब ये माने कि हाँ, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने का भी एक दायरा है, लेकिन संसद को चलाना देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। जी, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए जरूरी है कि सदन में, विधानसभाओं में मुद्दों पे चर्चा हो, और इस 3 दिवसीय मुद्दों पर जो चर्चा होगी उसमें तमाम विषय हैं: विधायी प्रक्रिया और संसदीय परंपराएं, सदन संचालन, लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्तिकरण और तकनीक का उपयोग। मनोज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है तकनीक के उपयोग का, टेक्नोलॉजी के उपयोग का, वो चाहे संसद हो या विधानसभा, इस उपयोग को आप कैसे देखते हैं? बात हम AI की करें या सोशल मीडिया की जाए? नहीं, निश्चित रूप से एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, वो एक साथ हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं कि विरासत को संजोना से लेके, और हम आधुनिक तकनीकी की दौड़ में भी सबसे आगे निकले, और जो उनका अपना लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम 2000 उस तक पहुंचने का, इसलिए हमें और AI वगैरह जो भी ये आधुनिक तकनीकी मिले हैं, इसके दोनों भी, इसके पक्ष और विपक्ष में भी है कि इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। हम अगर इसके फायदा उठाना चाहें, इस तकनीकी के माध्यम से ज़्यादा सही चीज़ें सामने लाने का और डेवलपमेंट के काम करने के लिए या सूचना के लिए इनका उपयोग करें, सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो ये इससे लाभ होगा। और लोकतंत्र में मुझे लग रहा है कि अपना देश अभी काफ़ी आगे तकनीकी के मामले में चल चुका है, आगे निकल चुका है, और ये तकनीकी का हम अगर सदुपयोग करें तो हम और आगे जाएंगे। और जो बिल्कुल मनोज जी, लेकिन लखनऊ में जो 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें क्या कुछ आज खास हुआ, और क्या अगले 2 दिन जो संवाद होगा उसमें क्या कुछ एजेंडे में है? आइए सीधे आपको लिए चलते हैं कृति मिश्रा, जो मेरी सहयोगी इस समय लखनऊ में है। जी कृति जी, क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस उसका इनॉग्रेशन हुआ। बेहद ही अहम स्पीचेस रहीं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की, तो उन्होंने जोर दिया कि किस तरह से डिबेट डिस्कशन का बहुत बड़ा फोरम है। हमारी जितनी भी विधायिकाएँ हैं, जितनी भी हमारे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, या फिर काउंसिल हो, या फिर राज्यसभा हो, तो किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस करनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक जो डिस्कशन होने चाहिए, उस पर उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उन्होंने भी यही बात संदेश दिया यहाँ से, इस मंच से, कि कैसे लोगों की भलाई के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार काम करें। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगले 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, और एजेंडा यही होगा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और एम्पावर किया जाए, साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं वो किस तरह से विधानमंडलों में उठाए जाए और जनता तक पहुंचा जाए, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो भी एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाया जाए। तो काफी सार्थक डिस्कशंस होंगे आने वाले 2 दिनों में। मनोज जी। जाहिर तौर पर कृति जी, जो इस सम्मेलन का उद्देश्य है उसमें संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श करना है। कृति जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। आदिति टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।